मैं कविता वर्मा अपने इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपने अभी तक इस चैनल पर बायोलॉजी पढ़ा होगा, पर मैं अब थोड़ा सा मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर आई हूँ, जिसमें सबसे पहले सबसे बेसिक बात है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम आइए जानते हैं, जो कि हमारे पास नंबर सिस्टम जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 कैटेगरी में हमने बात करी है कि हमारे नंबर सिस्टम को डिवाइड करके रखा गया है। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम, अर्थात दशमलव संख्या पद्धति। कौन सी संख्या पद्धति? दशमलव संख्या। दूसरा हमारे पास है द्विआधारी अंक, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विआधारी, इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम और हिंदी में द्विआधारी संख्या पद्धति। ये बेसिकली हमारे पास ये संख्या पद्धति कंप्यूटर में यूज होती है, आपने अक्सर इसको देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। और ऑक्टा मतलब अष्टाधारी संख्या पद्धति, ये भी हमारा मोस्टली कंप्यूटर में ही यूज होता है संख्या पद्धति। और नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्टसी हेक्सा नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं शॉर्टसी संख्या पद्धति। जो हमारे पास बेसिक में, जैसे जो हमारे वनडे एग्जाम्स या टीटी, यूपी टेट, सी टेट या आपके डीएलएड में जो सिलेबस में है, वो सिर्फ हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम कंप्यूटर के टर्म में यूज होता है, तो वहाँ कंप्यूटर के ही क्षेत्र में है। मैथ में बस थोड़ा सा आता है कि दशमलव संख्या पद्धति को बाइनरी में बदलिए और बाइनरी को दशमलव में बदलिए, बाकी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और ऑक्टा और हेक्सा भी ऐसा ही है। तो हम लोग बाइनरी फिर कभी बाइनरी नंबर सिस्टम पर बात करेंगे। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो हमारे पास है, उसको हमने इस नंबर सिस्टम में नंबर्स को जो है 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। जो पहला हमारे पास है वास्तविक संख्या, और दूसरा हमारे पास है काल्पनिक, तीसरा हमारे पास है सम्मिश्र संख्या। वास्तविक संख्या को आपका इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। दूसरा हमारे पास काल्पनिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तीसरा है हमारे पास सम्मिश्र संख्या, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं, यही इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स थोड़ा हायर लेवल की बात हो जाती है, जो बेसिक एग्जाम्स में या वनडे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं। हाँ, काल्पनिक से थोड़े से आते हैं जो, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे इन वास्तविक संख्याओं पर ही आते हैं। और जो हमारे डीएलएड के सिलेबस में है, यही वास्तविक संख्या ही है। तो यहाँ पर बात करें वास्तविक संख्याओं में, तो सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ने से पहले जान लें कि संख्या क्या है। संख्या अर्थात नंबर क्या है। तो नंबर को जानने से पहले, जैसे आपने बचपन से पढ़ा होगा 1 2 3 ... 9, तो 0 1 2 3 क्या है? ये सब हमारे अंक है, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट। क्या बोलते हैं? डिजिट। इन्हीं अंकों को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं? संख्या। जैसे अगर ये सिंगल रहेंगे और इनका सार्थक मतलब भी निकलता है, 1 की अपनी एक वैल्यू 1 ही है, तो ये संख्या भी हो गई आपकी। ये कितने अंकों की संख्या हो गई? 1 अंक की संख्या हो गई। जैसे यहीं पर लिख दें 1 1 अर्थात 11, 1 1 से मिलकर बना 11, और 11 क्या है? हमारी एक संख्या है। कितने अंकों से मिलकर बनी है पूछा जाए तो 1 2, ये कितने अंकों से मिलकर बनी है? 2 अंकों से। ऐसे ही आपसे बेसिक पूछा जाता है कि 3 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या में क्या ऐसा जोड़ दें, या 4 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो इस तरह से आप लिखते हैं, जैसे 999, ये क्या है? 9999, ये संख्या है। हम इसको 9 नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर यहीं पर ये कॉमा लगा हुआ होता तब हम इसे 9 तब ये हमारे पास अंक थे। लेकिन अगर यही कॉमा हमारे पास हट गए और इन्हें कंबाइन करके हमने मिला दिया है इन्हें, तो ये हमारे पास संख्या बन गई है। क्या बन गई है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999। अब ये कितने अंकों की है? 4 अंकों की। पहला अंक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ये तो था बेसिक हमारा कि संख्या क्या होती है और अंक क्या होते हैं।
जनरल सा डिफरेंस होता है। लोग जनरली संख्या को ही अंक समझ जाते हैं और अंक को ही संख्या बोल देते हैं। तो ये तो हमारा था बेसिक क्या होता है अंक और संख्या। तो जिसमें हम लोग बात करेंगे कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या में वो सभी संख्याएं, वो सभी अंक जो हम पढ़ते हैं, गिनतियां, जितने भी काउंटेबल नंबर होते हैं वो सारे हमारे, चाहे वो उसमें आपके पास रखा जाता है वास्तविक संख्याओं में ही इन्हें डिवाइड करके रखा गया है 3 कैटेगरी में। सॉरी, प्राकृतिक या प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। दूसरा पूर्ण संख्या। तीसरा पूर्णांक। तो जितने भी नंबर आप पढ़ते हैं, इवन, ऑड, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब हमारी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं जो भी हम लोग बात करते हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। जरा सा हम इन दोनों का भी इंट्रो दे देते हैं। बाकी ये तो थोड़ी हायर लेवल की बातें हो गई, बस मैं इंट्रो दूंगी, आगे फिर कभी बात नहीं पर करेंगे। इमेजिनरी संख्या, तो जैसे आपने एक का वर्ग जो होता है वो तो एक ही होता है, और अगर हम लिखें इसे तो 1 = √1 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हो 1 का स्क्वायर बराबर -1, या ये -1 आपका बात करें कि √-1 की बात करें, जब कोई संख्या अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक लिखी होती है तो वही हमारी क्या होती है, इसी को हम लोग आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, आयोटा जिसको लिखते हैं इंग्लिश में, यही हमारी काल्पनिक हो जाती है। जब तक कोई भी संख्या अंडर रूट के अंदर धनात्मक होती है तब तक तो वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। लेकिन जैसे ही बात कर दें, जैसे ही कि या हमारे पास जैसे ये लिखा है, सॉरी, x² = -1, तो बात करें, सॉरी, तो जैसे ही ये हमारी ऋणात्मक हो जाती है अंडर रूट के अंदर, तो ये हमारी वास्तविक संख्या ना होकर काल्पनिक संख्या में परिवर्तित हो जाती है, जिसको हम लोग जनरली आयोटा, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा बोलते हैं। जब हमारे पास वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं को मिलाकर जब जो संख्याएं बनाई जाती हैं, जैसे सम्मिश्र मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब उन्हें कंबाइन किया गया, किसको किसको, वास्तविक संख्याओं को और काल्पनिक संख्याओं। जैसे माना हमारे पास कोई संख्या a, b, ये हमारे पास संख्याएं हैं, तो जब भी किसी भी वास्तविक संख्या के साथ हमने कहा कि आयोटा लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो आपका काल्पनिक संख्या हो जाता है। तो ये दोनों तो अभी हमारे पास कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो जैसे हमने लिखा a + ib, ये i लगा तो ये इमेजिनरी हो गया, और ये पार्ट हमारा क्या है, वास्तविक है, रियल है। ये हमारे मिलकर क्या बन गया है, सम्मिश्र संख्या। तो जिसमें ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें ये क्या है आपका रियल पार्ट, रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये भी हमारा क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो ये तो हुआ हमारा सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर, जिनमें जो बनता है वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मेल से। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र। बात करते हैं यहाँ पर a + ib। अब इन्हें हम, ये थोड़ा हायर लेवल की बात हो जाती है, जो हमारे थोड़े कम जानकार के बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, इनकी बात अब नहीं करेंगे। बात हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में हमारे पास है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आइए बात करते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, किसी किसी बुक में प्राकृतिक लिखा रहता है, किसी किसी बुक में प्राकृत, इसलिए घबराए नहीं, दोनों का इंग्लिश नेचुरल ही होता है। नेचुरल नंबर आपके पास जो है इसे कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं बुकों में जहाँ लिखा रहेगा इसको कैपिटल N ऐसे लिख दिया जाता है, रहता है, इसका मतलब हुआ नेचुरल नंबर। तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन का मतलब हुआ
आप जहाँ तक गिन सकें, जहाँ तक आप काउंट कर सकें, गिन सकें, वो सारी हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या, जिन्हें हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। दूसरा हमारे पास है पूर्ण संख्या या होल नंबर। जब इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, अर्थात जीरो को भी शामिल कर लें, तो वही हमारी प्राकृतिक संख्या ही किस में बदल जाती है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को W से प्रदर्शित करते हैं, 0, 1, 2, 3 ... एंड सो ऑन। ये तो देखें, यहाँ तक की बात हमारी क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी नेचुरल नंबर में हमने एक एक्स्ट्रा क्या लगा दिया, 0। जब हमने 0 को भी ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया, सॉरी, तो यही नेचुरल नंबर हमारा किस में बदल जाता है, होल नंबर में, अर्थात पूर्ण संख्या में। बस जरा सा ही बेसिक डिफरेंस है। अगर हम लोग 0 को इंक्लूड कर लेते हैं अपने नंबर में, तो हमारे पास होल नंबर बन जाता है। अगर हम 0 को हटा दें तो ये हमारे पास प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर हुई, और हमने 0 को इसमें शामिल कर लिया तो यही हमारी होल नंबर या पूर्ण संख्या हो गई। बात करते हैं अब हम पूर्णांक संख्याओं की। तो पूर्णांक संख्याएं हमारी 2 भागों में डिवाइड हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा नंबर लाइन को समझना होगा। तो आइए पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर, जिसको हमने कहा कि हमने 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसे समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा नंबर लाइन की चर्चा कर लेते हैं। नंबर लाइन ऐसी लाइन जिन पर हम संख्याओं को निरूपित कर सकें, वही हमारी नंबर लाइन कहलाती है। तो हमने अपने इस लाइन को 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, इनमें 0 को प्रदर्शित कर रखा है। 0 के दाहिनी तरफ जिन संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, आप कहाँ अनंत तक दिखा सकते हैं इस। तो ये हमारा क्या है, दाहिनी तरफ का। फिर बाईं तरफ में 0 के बाईं तरफ -1, -2, -3, -4, ये हम कहाँ तक दिखा सकते हैं, अनंत तक। ये यहाँ पर देखिए कि ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है, पर यहाँ पर कोई भी हमारी गणितीय संक्रिया इन गिनतियों के आगे नहीं लगी हुई है। जब किसी गिनती के आगे कोई भी गणितीय संक्रिया ना लिखी हुई हो, अर्थात कोई प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडेशन, कोई भी सिंबल नहीं लगा हुआ हो, तो ये माना जाता है कि ये कैसी संख्याएं हैं, धनात्मक संख्याएं हैं। तो 0 के दाहिनी तरफ हम संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को निरूपित करते हैं वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, और 0 के बाईं तरफ संख्या रेखा पर जिन संख्याओं को हम निरूपित करते हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई होप आपने ये बात समझी होगी कि ऋणात्मक पूर्णांक क्या होता है, और ये हमारी क्या है, संख्या रेखा। थोड़ा ध्यान से बात को समझेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जब किसी संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित कर देते हैं तो वही रेखा हमारी संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, तो मैंने 0 को रिप्रेजेंट किया। 0 के दाहिनी तरफ जिन संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं वो हमारी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं, अर्थात पॉजिटिव इंटीजर। और बाईं तरफ, 0 के बाईं तरफ जो संख्याओं को हम निरूपित करते हैं वो हमारी ऋणात्मक पूर्णांक अर्थात निगेटिव इंटीजर कहलाती हैं। ये तो हुआ हमारा धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। आइए बात करते हैं इन धनात्मक पूर्णांक में आगे
हम लोग बात करें तो धनात्मक पूर्णांक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। आपका पहला है भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्या, इसे पढ़ने के लिए आप कॉपी पेन लेकर नोट्स भी बनाते जाएं। बहुत ही बेसिक से मैंने इन सब बातों को बताया है। दूसरा हमारे पास है भाज्य संख्या। तीसरा है अभाज्य संख्या। भिन्नात्मक अर्थात फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। आइए बात कर लेते हैं भिन्नात्मक संख्याएं क्या होती हैं। जो किताबों में लिखा रहता है जनरल सी डेफिनेशन भिन्नात्मक संख्याओं का, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें जहां पर आपके पास Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि Q बराबर 0 हम क्यों नहीं रख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई संख्या जैसे लिखी है 1/0, तो ये आज तक अनडिफाइंड नंबर है, इनडिटर्मिनेंट है, ये आज तक डिफाइंड नहीं हुआ है। तो इस तरह लिए हम Q को 0 कभी नहीं लिख सकते हैं। जिन्हें P/Q के फॉर्म में हम लिख सकें और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्नात्मक संख्या कहते हैं। सिंपल सी बात करें, ये तो हमारे किताबों में लिखा रहता है, सिंपल सी बात करें, ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में प्रदर्शित कर सकें उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अंश क्या होता है, हर क्या होता है। आइए सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर बात करें, एक एग्जांपल से बात करें कि हमारा भिन्न बनता कैसे है। सिंपल जैसे बात कर लें कि हमारे पास एक एप्पल है, ठीक, ये हमारे पास एक एप्पल है। अब ये एक पूरा यूनिट है, अर्थात एक पूर्ण है। जब तक हमने इसमें कोई भी डिवाइडेशन नहीं लगाया, जब तक इसको हमने किसी भाग में बांटा नहीं है, तब तक तो हमने क्या रखा, इसको पूर्ण कहा, पूर्णांक कहा। जैसे मैंने इसी एप्पल को, इसी सेब को हमने क्या किया, 2 भाग में डिवाइड कर दिया। कितने भाग में डिवाइड कर दिया, सेब कितना था, एक यूं पूर्ण में को हमने 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा क्या बना, एक का एक था उसका आधा किया, 2 भागों में डिवाइड किया है, एक था उसका आधा। तो हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी जितने भागों में डिवाइड करी जाती है वही उसकी भिन्न फॉर्म में होती है। अर्थात एक यूनिट अंश हमारा क्या बना, एक जो पूरी सामग्री थी, एक यूनिट, वो हमने कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में डिवाइड किया। तो ये जो हमारा पूर्ण था ये हमारा अंश बनता है, और जितने भागों में डिवाइड किया ये हमारे पास हर बनता है। और ये हो गया, ये हमारे आधे सेब को हम इस भाग में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। ये कितना है, आधा, एक का आधा। इस तरह से हमने किसी भी चीज़ को, जैसे यही हमारे पास मार्कर है, इसको हमने 4 भागों में तोड़ दिया। तो 4 भागों में हम इसको तोड़ दिए, ये है 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में हमने तोड़ दिया। याद रखें, जितने भागों में तोड़ेंगे उन्हें वापस जोड़ने के बाद पूरा ये जो भी सामग्री हमने ले रखी है वो पूरी हमारी बननी चाहिए। तो कितने भागों में तोड़ा है, तो 4। कितने को, एक को लिखा ऊपर, अर्थात अंश। कितने भागों में तोड़ा है, 4। तो प्रत्येक हिस्सा क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, 1/4। इन सबको आपस आप जोड़ेंगे जब 1/4 धन 1/4 धन 1/4 धन 1/4, तो बराबर यही आपका एक आएगा। वो एक यूनिट जो भी आपने लिया था सामग्री वही आएगी। तो इस तरह से हमारी भिन्न बनती है, जिन्हें हम अंश और हर के रूप में। अंश कैसे बनता है आपने ये देखा, और हर कैसे हमारा बनता है। भिन्न जो होती है हमारी, जो भिन्न है उन्हें हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कहीं कहीं बुक्स में 3 भाग भी लिखा रहता है। उचित भिन्न,
उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ये हमारे उन डीएलएड फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल है, उनके सिलेबस में भी है ये, और टीटी सीटेट के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते भी हैं। तो उचित भिन्न क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि एक सेब को, अभी मैंने कहा कि एक सेब को 2 भागों में डिवाइड किया, तो हर को हमने हमेशा नीचे लिखा, और अंश को हमें ना, एक चीज़ को 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ध्यान से बात को फिर से समझें। हमने क्या कहा कि एक चीज को 2 भाग में आप डिवाइड कर सकते हैं, पर क्या 2 चीज को आप जब डिवाइड करने की बात है, 2 चीज को एक में डिवाइड नहीं, जोड़ा जा सकता है 2 को एक में, लेकिन डिवाइड करने की बात नहीं होती है। अर्थात जब किसी भिन्न का अंश हर से छोटा हो, जब किसी भिन्न का अंश का जो अंक है वो हर के अंक से छोटा हो, तो वो हमेशा उचित भिन्न अर्थात प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अनुचित की बात करें। जैसे मैंने कहा कि एक सेब को 2 भाग में बांट दिया आपने, उचित बात है। 2 सेब को 1 भाग में बांटने का ये थोड़ा सा अनुचित सा लग रहा है। तो अर्थात ऐसी भिन्न जिसका आपके पास सपोज दैट 3/2 लिखा है, ऐसी भिन्न जिसका अंश का अंक हर के अंक से बड़ा हो, तो वो आपकी अनुचित भिन्न कहलाती है। मिश्रित भिन्न, जैसे कि 1 सही 1/2, मोस्टली यही अनुचित भिन्न को ही मिश्रित में तोड़ के लिख दिया जाता है। बाकी इसीलिए कहीं कहीं पर 2 ही फ्रैक्शन को जो है 2 ही भागों में डिवाइड किया गया है, उचित और अनुचित, लेकिन किसी किसी बुक्स में मिश्रित भिन्न भी लिख दिया गया है। यही है, मिश्रित को थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख दिया जाता है, 1 सही 1/2। ये हमारे पास एक पूर्णांक के रूप में लिख दिया गया है और आधे के रूप में। तो ये हमारे पास है उचित, अनुचित और मिश्रित भिन्न। ये भिन्न के 3 आपके प्रकार हैं। भिन्न में बात करें, उचित भिन्न में ही आपका आता है, इसी में बात कर लें, परिमेय संख्याएं और परिमेय संख्या। दूसरा हमारे पास है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं में भी आप डेफिनेशन यही देखते होंगे कि जिन्हें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके, q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात जिसे p/q के रूप में निरूपित किया जा सके और q बराबर 0 ना हो। तो लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे कि ऐसी संख्याएं जो हमारे पास आवर्ती हों, p/q अर्थात अंश और हर के फॉर्म में, जैसे कि a/2। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इस अपनी डेफिनेशन को मॉडिफाई करें कि रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, अर्थात आवर्ती और टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ऐसा भिन्न जो कटने के बाद, ऐसा भिन्न, आवर्ती रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग बताते हैं अभी क्या होता है। ऐसा कि जैसे होता है, कभी आप लिखे हो 1/3, ये भी आपका क्या है, उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। लेकिन अब अगर आप इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा, 0.3333 ऐसे मिलता जाएगा, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये आपका कटेगा नहीं, ये आपका कटेगा नहीं। तो ऐसा जो आवर्ती हो, आवर्ती का मतलब सेम नंबर, या जैसे 0.123 1 2 3, फिर रिपीट हो रहा 1 2 3, लेकिन ये आपके पास तो क्या है, ये आवर्ती, एक अंतराल के बाद संख्याओं का रिपीटिशन हो रहा है, इन्हें आवर्ती बोलते हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे लिखा है 1/2 1/2। अब क्या करेंगे, आप इसको जब अंश को हर से काटेंगे तो ये कटने के बाद पूर्णतः कट जाए, तो अर्थात शून्य को प्राप्त हो, वैसे संख्या हम क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग। जो क्या हो, कटने के बाद
ये पूरी तरह से जो बोला जाए कट जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेट हो गई। तो ऐसे नंबर जो रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय या रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब सेम यही बात यहाँ इरेशनल की में बात कर लें, तो इरेशनल में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अर्थात ऐसी संख्याएं जो तो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। लाइक दैट यहाँ पर जैसे पाई, √2, √3, ये पाई आपके टीईटी में बहुत बार पूछा जाता है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाली बात होती है। पाई को हम लोग 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, जो लेकिन लोग सोचते हैं कि हम इसे भिन्नात्मक रूप में लिख लिए हैं और इसे परिमेय संख्या को टिक करके चले आते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हैं। पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। ये 22/7 हमारी पाई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट, लगभग मान है, ना कि पूर्ण मान है। तो इसीलिए आप गलती ना करें, अक्सर के पाई क्वेश्चन में पूछा जाता है, खास करके यूपी टेट, सी टेट में, कि पाई हमारा क्या है, तो पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। आप 22/7 के रूप में इसे लिख तो सकते हैं, लेकिन ये 22/7 इस पाई का पूर्ण मान नहीं है, ये एक लगभग मान है। तो हमारे पास ये रहा आपका परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग कल इसके अगले वीडियो में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के टाइप्स, अभाज्य संख्याओं के टाइप्स को आगे के भाग में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये हमारे मैथ्स के ट्रिक्स और जो भी मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है समझ आ गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर पसंद आया हो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।